राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है? 345। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? 345 में है 345। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य क्या करेगा? शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 350 का क। अनुच्छेद 350 का क। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली जोड़ी गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली जोड़ी गई 2003 में। किस में जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 2003 में, संथाली। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003 जो कि 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ, उसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को तथा 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, यथा असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली। तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि पहले स्टार्टिंग में कितना था? 14, शुरुआत में 14 था। फिर 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सबसे पहले जोड़ा गया कि इसको सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। फिर 1992 में 71वां हुआ
1992 में हुआ 71वां, उसमें जोड़ा गया नेपाली मनी कोलाव, नेपाली कोकरी मणिपुरी। सबसे पहले 1967 में किसको जोड़ा? सिंधी को। 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया नेपाली मनी कोलाव, और इसके बाद 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। टोटल अभी कितना हो गया है? 22। शुरुआत में कितना था? 14। क्वेश्चन नंबर 7, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी? 1993 में, तो इसमें से बहुत सारा जो था वो नहीं था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर हो गई 22? तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003, 92वां जो था उसी में जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 92वां 2003, इसमें जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संविधान में 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो सिंधी और कोंकणी को जोड़ा गया है संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी जो है सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो 71वां कब हुआ था? 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में हुआ, और जिसमें आया था नेपाली मनी कोलाव। नेपाली मनी कोलाव 1992 में हुआ। 71वां जिसमें हुआ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आपका अंग्रेजी जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? 22 हो जाना चाहिए ना। पहले 18, 2003 में आया 92वां संवैधानिक संशोधन, इसके बाद हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या क्या है? 22। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? उत्तराखंड। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान कौन किया? संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा उत्तराखंड ने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से
कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बंगाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? अच्छा, मतलब कि इतना भाषा जो है उसमें सर्वाधिक अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लोग जो है बोलते किसको हैं? बंगाली को बोलते हैं। और संस्कृत के बारे में भी पढ़े थे कि दूसरा है ना द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड का, तो पहला स्टेट यही है, पहला स्टेट जिसका दूसरा राजकीय भाषा संस्कृत है उत्तराखंड है। और दूसरा जो स्टेट है 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम में न हो, तो 1 2 4 3 मतलब बंगाली सबसे ज़्यादा मतलब बोला जाएगा बंगाली। घटते क्रम में अवरोही का मतलब हुआ घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बंगाली। अभी तुरंत पढ़े हम लोग 8.11%। इसके बाद आता है तेलुगु, तेलुगु के बाद मराठी, फिर आएगा तमिल, सबसे ज़्यादा बंगाली, इसके बाद तेलुगु, बंगाली के बाद तेलुगु, फिर मराठी और फिर तमिल। अच्छा, फिर 2011 ये 2001 के हिसाब से था, 2011 देखो लेटेस्ट है, तो इसमें भी बंगाली तो टॉप पर है, लेकिन सेकंड पे आ गया मराठी 6.86% के साथ। तो बंगाली के बाद मराठी, इसके बाद तेलुगु और इसके बाद लास्ट में है तमिल। लास्ट में आ जाएगा तमिल, सबसे आगे आ जाएगा बंगाली। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार था 41% और 2011 की जनगणना के अनुसार हो गया है 43.63%। 43.63 हो गया 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणीय यानी कि क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो कन्नड़ और तेलुगु क्या है? क्लासिकी भाषा है कन्नड़ और तेलुगु। स्थानीय स्वशासन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। आइए क्वेश्चन नंबर 1, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? किसने कहा? चार्ल्स मैटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है?
राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश है वह दिया जाता है अनुच्छेद 40 में। किस में मिलता है? अनुच्छेद 40 में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, तथापि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992, याद देने वाला पॉइंट है, याद रखने वाला, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? क्या सवाल है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संवैधानिक संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। ठीक, तो तृतीय तल जोड़ा गया। 1992 में आया 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। ठीक, 73वां अगर बोलेगा 73वां, तो 73वां जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत से संबंधित है 73वां, और 74वां अगर बोलेगा तो शहरी स्थानीय सरकार यानी कि नगर पालिका से रिलेटेड है 74वां, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 से और 74वां 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993 में। लेकिन वो जो संशोधन, जो विधेयक आया, कब आया? 1992 में आया, 73वां और 74वां दोनों। लेकिन दोनों लागू कब हुआ? दोनों लागू हुआ 1993 में। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत क्या है? 73वें में पंचायती राज। तो बोल रहा है कि इसका शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ?
तो उसके पहले 64वां आया था, उसमें हो सकता है कि कुछ इसका रहा हो। देखो 64वें संविधान संशोधन विधेयक या बिल के द्वारा, इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण वे अपगत हो गया। तत्पश्चात 72वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। तो 64वां कब आया? 64वां 1989, 64वां से ही प्रेरित है 73वां। क्वेश्चन नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को, तो पंचायती राज को तो 73वें के द्वारा हुआ ना। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992, 24 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। और इसको किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। भाग 9 अनुसूची 11। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां संशोधन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां। नगर पालिका को कौन करता है? 74वां। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हम लोग पढ़े, पीवी नरसिम्हा राव। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें वही टाइम था ना जब आया था एलपीजी, लिबरलाइज्ड पॉलिसी जो आया था। हाँ, उसी के टाइम में, 91 के टाइम में ही हुआ है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल देखिए 1991 से 96 के मध्य था। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 का जी। 243 का जी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 का जी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। इसके अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है।
कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। ठीक, किस में है? 243 के जी में है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है सभी चार, यानी कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान की 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। अभी हम लोग पढ़े ना 11वें सूची में, सूची कौन है? 11वां 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए गए कार्य जो है किसमें? 11वीं सूची में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? अभी हम लोग पढ़े थे, टोटल सब्जेक्ट कितना है? 29। किस अनुसूची में रहेगा? अनुसूची क्या रहेगा? अनुसूची रहेगा 11वां। इसमें टोटल सब्जेक्ट रहेगा 29 और इसका आर्टिकल रहेगा 243 का जी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल। राज्य का जो है विधानमंडल, उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। गलत ही हो गया ना। क्या बोल रहा है? प्रत्येक राज्य क्या करेगा? तो ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देख लो सही हो जाएगा। इसमें ग्राम के स्तर पे ही होगा ना। ये बोल रहा है कि ग्राम, मध्य और जिला स्तर पे भी थोड़ी पंचायत बनेगा। ये गलत है, सही देख लो। किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ठीक, तो जब भी बात आएगा संरचना का तो विधानमंडल जो रहेगा राज्य का वही डिसाइड करेगा। सही है। दूसरा है कि ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। सही है, ग्राम सभा बनती ही इसीलिए है, तो ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। फिर है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए सी गलत हो गया। प्रत्येक तो नहीं होगा ना, टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे, मतलब 73वें संशोधन के द्वारा अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित
नहीं की जा सकती। वह न्यूनतम जनसंख्या बोल रहा है कि कितना है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर, अभी हम लोग तुरंत पढ़े ना 20 लाख, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तभी मध्यवर्ती स्तर पे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से शुरू होता है और वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है 2, 3 और 6, यानी कि ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच जो है मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचित कितने हैं? 15, तो मनोनीत किए जाएंगे 5, गलत हो जाएगा ये। फिर है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये भी गलत है। और मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या है? तो ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, सही है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ये क्या मतलब है भाई? अच्छा, अधिकतम 20 है और 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो जन स्वास्थ्य रिलेटेड है, स्वच्छता का प्रबंध भी है और जन उपयोगी सेवाएं, ये सब जो है संबंधित है, लेकिन लोक व्यवस्था पंचायत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वही आ जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? वही न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू कैसे आ जाएगा? पंचायती राज में थोड़ी आएगा जुडिशियल रिव्यू। इसमें देखिए क्या क्या आएगा। तो भूमि सुधार का क्रियान्वयन आएगा, रहेगा इसमें। फिर है कि निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन रहेगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है?
पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? किसको दे दिया था यार? अच्छा, इसको हो भी गया था 1993 में। देखो, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 और 1993 के प्रावधानों के तहत वहाँ न्याय पंचायतों का या ग्राम कचहरी यानी कि विलेज कोर्ट को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्य वाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध हो गया। कोई भी कारावास अब नहीं दे सकता है, कोई भी सज़ा नहीं सुना सकता है, चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने पर हो। तो इनको अब किसी को पावर नहीं है। पहले था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सही है? तो इसमें केवल एक सही है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध, भाग 9 में है पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ठीक, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें केवल एक सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। सेम राज्य सरकार के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज प्रणाली की सूची में है? पंचायती राज प्रणाली की सूची में है, राज्य सूची में है। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? राज्य सूची में है पंचायती राज, फिर वही हो जाएगा राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायत चुनाव होते हैं? पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, क्योंकि किससे है ये? नगर पालिका से संबंधित है ना। तो निम्नांकित में से और कौन पंचायत से संबंधित है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब दिमाग का अगर कोई भी कोना होगा उसमें इसको डाल लो, बहुत कन्फ्यूजन होता है। पूछता है कि निर्वाचन आयोग करवाता है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो उसमें रखना है कि राज्य का जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी है कि पंचायत का चुनाव करवाएगा। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तो होगा ही होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। अच्छा, मतलब 6 मंथ, विदिन 6 मंथ हम लोग क्या करवा लेना है? नया चुनाव करवा लेना है। क्वेश्चन नंबर 37, 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य है?
73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मतलब पंचायत वाला जो अधिनियम आया उसका भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में आया, लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। ठीक, इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहाँ के विधानमंडल के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्वेश्चन नंबर 39, 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? पहले से हटकर बहुत प्रावधान है, लेकिन कौन ऐसा है जो पुराना प्रावधान है? तो पुराना है डी नंबर, यानी कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही क्या हो? सुनिश्चित हो। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नहीं है। अन्य प्रश्नगत प्रावधान इसके द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं।